नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। सेना की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद आज भारत बंद के चलते देश सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। उधर युवाओं के समर्थन में कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर इस योजना पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध पर पलटवार किया है और कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया है। सवाल यह है कि अग्निपथ योजना क्या युवाओं के खिलाफ है या है युवाओं के साथ? इसी पर होगी आज आपकी बात। तो आइए अपने दर्शकों को पहले 12 कैमरों के जरिए 12 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह शहर शहर बवाल हुआ है। देखिए, पटना, आरा, बक्सर, मुंगेर, अहमदाबाद, शेखपुरा, सीतामढ़ी, चंदौली, जौनपुर, मुजफ्फरपुर और अलवर। देश की सेवा में तैयार होने वाले अग्निवीरों की प्रक्रिया को लेकर जो नाराजगी थी वो इन 12 तस्वीरों के जरिए आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह से यहां पर दिक्कतें बढ़ी हैं। 11 तस्वीरें बल्कि मैं कहूंगा। और आप देखिए कि पूरे देश में इस मामले को लेकर के आग लगी हुई है। भारत बंद पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रही, ये तस्वीरें भी देखिए। भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोरबा, जगदलपुर, रायपुर, कटनी, शहडोल, इंदौर, ग्वालियर, तमाम जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस बवाल को नियंत्रित करने की तैयारियां की गई हैं। और अग्निपथ को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है और उन्होंने बड़े ही तीखे अंदाज में जो बातें कही, पहले वो बातें सुनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बातें शायद उन युवाओं के दिल की बात थी जो वो कहना चाहते थे। सीएम बघेल ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा। हिंदुस्तान की जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उसकी लपटें हरियाणा और दक्षिण तक के पहुंच रहा है। आज पूरा नौजवान उद्योगित है, उनका भविष्य खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में है, हमारी सुरक्षा खतरे में है। और बीजेपी ने अलग तरीके से निशाना साध दिया है। बीजेपी के सांसद सुनील सोनी का कहना है कि आप यानी कि कांग्रेस सरकार राज्य में युवाओं से शराब बेचकर उन्हें कोचिए बना रही हैं और देश सेवा अगर कोई करने जा रहा है तो उसे आप गलत बता रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है युवाओं को लेकर, देश सेवा को लेकर? क्या कहा है बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने, सुनिए। अग्निपथ योजना देश में अनुशासित और राष्ट्रभक्त युवाओं की फौज खड़े करने की योजना है और इस योजना में जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसके भविष्य को संवारने की योजना है। लेकिन देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक भ्रम पैदा करके जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान करवाने का काम कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल है, अग्निवीरों पर सियासी घमासान, रायपुर से दिल्ली तक कोहराम। हथियार चलाना सिखाकर छोड़ देंगे, क्या युवाओं को अपराध की तरफ मोड़ देंगे? सीएम बघेल पूछ रहे हैं। युवाओं से राज्य में बिकवा रहे शराब, देश सेवा का काम क्यों लग रहा खराब? ये बीजेपी पूछ रही है। छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों पर आर पार, बीजेपी कांग्रेस में सियासत अपार। तो वाकई में क्या युवाओं की चिंता है या सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान का खेल है? दो खास हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुख कर लेते हैं मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ रजनीश सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, भाजपा विधायक। रजनीश जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धनंजय जी, मैं सुन रहा था सीएम भूपेश बघेल कहीं कह रहे थे कि आप
युवाओं को लाएंगे और उन्हें हथियार चलाना सिखाएंगे और 22-23 साल की उम्र तक आते आते उन्हें आप खाली करके छोड़ देंगे, तो क्या आप उन्हें अपराध की तरफ मोड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल था और जायज भी था, मौजूद भी था ये सवाल। ये सवाल आपको लगता नहीं कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है देश की सुरक्षा के लिए, और खास तौर से उन बच्चों के लिए जो देश सेवा में जाकर के देश की सुरक्षा की शपथ खाते हैं? क्या हम उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? जो सेना में जाएगा वो अपराध की तरफ क्यों मुड़ेगा? क्या कहना चाह रहे थे सीएम बघेल साहब इस पर? धनंजय ठाकुर जी प्लीज। देखिए बिलास जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस बात की चिंता की है, उसी बात की चिंता रिटायर्ड सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी की है कि 4 साल के सेना में भर्ती के बाद उन युवाओं का क्या होगा जिन युवाओं को सेना के माध्यम से परीक्षण दिया जाएगा। क्योंकि सेना एक अलग ही क्षेत्र होता है, वो सिविलियंस से उनकी भाषा, उनकी कल्चर, उनके जो रहन सहन, सारे चीज़ हट के होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में अगर युवा 4 साल तक सेना में रहता है, 4 साल में सेना में रहने के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ 25% युवाओं को सेना में भर्ती का अवसर देने की बात करिए, 75% युवाओं को सेना से निकालने की बात करिए, ये योजना अब तक स्पष्ट समझ में आता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर युवा सेना से निकलते हैं, जिस प्रकार से अग्निपथ योजना जो इसका विरोध युवा कर रहे हैं, तो क्या उनके पास क्या रास्ता बचता? क्या वो युवाओं के लिए रोजगार की कोई ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है? अगर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है तो उसमें 4 साल की भर्ती की व्यवस्था क्यों की जा रही है? अभी क्यों ना युवाओं को पूर्णकालिक सेवा का अवसर दिया जाए? तो कहीं ना कहीं जो देश की चिंता है, जो सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की चिंता है, कई रक्षा विशेषज्ञों की चिंता है और कई बुद्धिजीवियों की चिंता है, उसी चिंता को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देश के सामने रखने का काम किया है। और ये चिंता हर वर्ग की चिंता है कि आखिर क्यों 4 साल के लिए हम युवाओं को नौकरी दें, क्यों ना युवाओं को पूर्णकालिक सेवा का अवसर भारतीय सेना में दिया जाए या अन्य विभागों में दिया जाए। और सबसे बड़ी बात अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात अभिलाष जी, इसमें आप देखेंगे जिस योजना को जिन युवाओं के लिए शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, अगर वो युवा उस योजना का विरोध कर रहे हैं, वो युवा अगर पूर्णकालिक सेवा मांग रहे हैं सेना में, तो उनको पूर्णकालिक सेवा देने में क्या इस बात का एतराज है, किस बात की दिक्कतें जा रही है? स्पष्ट समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है, रोजगार देने के नाम से युवाओं के साथ छल कर रही है, ये समझ में आता है। ठीक है, हमारे साथ इस बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं जेकेएस परिहार साहब, जो कि मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत करता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं परिहार साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। रजनीश जी के पास मैं सवाल लेकर आता हूं। रजनीश जी, मुझे ये बताइए सर कि जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, जिस देश में आर्मी को लेकर के पिछले 4-5 साल से उतनी वैकेंसीज नहीं निकल पाई हो जितनी निकलती हैं, जिस देश में कोरोना महामारी ने सब कुछ तबाह कर दिया हो, और जिस देश में प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से हो रहा हो कि तमाम चीजें रेलवे से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट हो रही हों, एक सेना ही बची थी, अब उसको लेकर के भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कराना शुरू करेंगे सर। और उसका लॉजिक ये है कि पैसे बचेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आपको लगता है ये लॉजिक्स जो दिए जा रहे हैं ये ठीक हैं? क्योंकि इसी देश में हम देखते हैं कि हजारों करोड़ स्टैच्यूज बनाने पर खर्च कर दिए जाते हैं, इसी देश में 10-10 हजार करोड़ के स्टेडियम बन के खड़े हो जाते हैं, और जब हमारे आर्मी की, देश की सुरक्षा की बात आती है, युवाओं को रोजगार देने की बात आती है, तो हम नफे नुकसान का गणित देखते हैं। जायज है क्या सर ये? अभिलाष जी, हम यदि अग्निपथ योजना के बारे में बात कर रहे हैं और जिन संदर्भों पे आपने तमाम जिन चीजों को इससे जोड़ा है, तो यदि ये 8 साल में यदि देखें कि 10,000 के स्टेडियम बन जाते हैं, वो ये काम हो जाता है, वो काम हो जाता है, इन 8 सालों का थोड़ा रक्षा बजट भी देख लीजिए और क्या क्या उपलब्धियां आई इनको भी देख लीजिए, फिर सरकार के मंशा पे ये लोग खड़ा करें। और ये कहीं पर दूर दूर नहीं टिक पाएंगे, इनके पास ये कोई लॉजिक नहीं है कहने के लिए। इन 8 वर्षों में रक्षा के क्षेत्र में जितनी उपलब्धियां हुई है, ये 60 साल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि कैसे कैसे हथियार थे हमारे पास, कैसे कैसे विमान थे हमारे, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, क्या क्या उनके पास उपकरण थे। तो इस बात में तो ये सवाल जवाब कर ही नहीं सकते जी। रही बात कि अभी अग्निपथ का आज माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि अभी ये योजना आए हैं, क्या इस देश में संविधान बनने के बाद संशोधन नहीं हुआ है? क्या ऐसे नहीं कई कानून को बदला गया? यदि उसमें कोई कमी लगती है
तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी 4 साल के लिए किए हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी सेना के भर्ती के बारे में कितने लोगों को पता है कि सेना का भर्ती के नियम क्या है, वायु सेना में कैसे भर्ती होता है, जल सेना में कैसे होता है, थल सेना में कैसे होता है, कितने दिन नौकरी करना होता है, कितने दिन बाद वो वॉलेंटरी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, उसके बाद क्या सुविधा मिलती है, कितने लोगों को पता है। और इस भर्ती में क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या इसकी योग्यता है, क्या इसके आने वाले समय में परिणाम होंगे, कितने लोगों ने इसको सोचा समझा है। अभी हमारे साथ एक्सपर्ट आदरणीय परिहार जी हैं, वो डिटेल देंगे, लेकिन इन नियमों में हमको ये जरूर लग सकता है कि 4 साल का अवधि छोटा है, लेकिन आने वाले समय के लिए भारत के युवाओं के लिए, अच्छा हम सिर्फ सेना में ही रोजगार के अवसर देख रहे हैं। मैं अभी धनंजय जी कह रहे थे ना कि कई जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, मैं तो तीनों सेना अध्यक्ष जी का बयान सुना और बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ उनका बयान सुना, सबने इसका स्वागत किया, इसका लाभ बताए हैं, और इस में कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शुरू में कुछ लगता है। रही बात जो उपद्रव हो रहा है कुछ जगह में, कुछ हिंसा हो रही है, तो 8 साल में हर विषय में करते आ रहे हैं। उसमें देखना पड़ेगा कि युवा कितने लोग हैं जो इस सेना में भर्ती होने लायक थे, जिनकी उम्र सेना में भर्ती होने लायक थी, जिनकी योग्यता सेना में भर्ती होने लायक थी। तो इस तरह के जो देश में सुनियोजित तरीके से करवाए जा रहे हैं, मुझको लगता है इसमें आप जांच होगा, अभी जांच चल रहा है, FIR हो रहा है पूरे देश भर में। आप देखिएगा परिणाम यही आएगा कि अधिकांश लोग ऐसे लोग हैं जो सेना में जाने लायक थे ही नहीं। सेना जाना उनका काम ही नहीं, न उनकी उम्र है, न शिक्षा है, न उस हिसाब से उनका फिजिकल है, न उस हिसाब से उनका जो स्वास्थ्य होता है वो है, मेडिकल टेस्ट है। ऐसे में तमाम जो होंगे, बहुत सारे लोग उसमें निकलेंगे, अधिकांश लोग जो सेना में जाने लायक नहीं है, जिनको कोई अभी फिलहाल ठीक है रंजीत जी, आऊंगा आपके पास। मेजर जनरल JKS परिहार रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिहार साहब, आप मुझे बताइए कि इस योजना को लेकर सरकार इतनी ज्यादा खुश है, इतनी ज्यादा भरोसा कर रही है कि कह रही है कि ये अग्निवीर योजना खत्म तो होगी नहीं, वापस तो होगी नहीं, आज नोटिफिकेशन भी इसको लेकर जारी कर दिया, और दूसरी तरफ लोगों में उतना ही आक्रोश है। तो ये विरोधाभास क्यों है, कहां दिक्कतें हैं? देखिए, दिक्कत जब उठती है उसके पहले मैं आपको एक बात तमाम भारतवासियों को मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन का स्थान नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए, और इस तरह की किसी भी गतिविधि की मैं घोर निंदा करता हूं। हमें ऐसा काम कतई नहीं करना चाहिए जिससे इस देश का, इस प्रजातंत्र का जो है मस्तक नीचा हो। अब मैं आता हूं इसके तकनीकी पहलुओं पे, जो नई अग्निपथ योजना और अग्निवीर के ऊपर है। इसको सरसरी रूप से देखने में ये प्रतीत होता है कि ये योजना जो है युवाओं को 4 साल के बाद में जो है उनको कुछ अच्छे अवसर प्रदान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से तमाम सरकारें और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग इसमें सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इसमें जो शंकाएं हैं, आक्रोश है, उस पर कुछ ध्यान दिया गया है। पर मेरी मुख्य चिंता जो है वो सेना के संचालन को लेके है, और भविष्य में सेना का क्या स्वरूप होगा अगर इस योजना को हम लगातार चलाते हैं इसी तरह से। तो अब आप देखिए कि जो ये भर्ती हो रही है, इसमें जितने भी अग्निवीर आ रहे हैं, ये सिपाही की भी रैंक इनको नहीं होगी, ये अग्निवीर ही कहलाएंगे, और इनके यूनिफॉर्म पे एक अलग इंसाइग्ना होगा। तो ये सेना में रहते हुए भी सेना के पूरी तरह से उसमें थोड़ा सा फर्क इनके साथ में रहेगा, और 4 साल बाद ये वापस होंगे, फिर इनकी दोबारा एंट्री 25% की होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सिपाही बनेगा आगे चल के, वो आगे उसके नायक और हवलदार इत्यादि के प्रमोशंस में देरी होगी, और ये उनको नुकसान डेफिनेटली इसमें मिलेगा। ये तो हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से संबंधित बात हुई। अब मैं कहता हूँ जो मिलिट्री संचालन का होता है, हमारी जो सीमाएं हैं वो गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक, पाकिस्तान और चाइना के LAC मिला के करीब 6000 किलोमीटर की करीब होती है। दुनिया के किसी भी देश के पास में इतनी ज्यादा सीमा नहीं है जिसपे कि लगातार सेना को सतर्क, चुस्त दुरुस्त रहने की जरूरत है। अमेरिका इत्यादि देशों में जो टूर ऑफ ड्यूटी किए जाते हैं वो इसलिए होते हैं कि वहाँ की सेनाएं जो है उसमें भर्ती बहुत कम होती है और उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है। सिंगापुर है, छोटी कंट्री है, बेल्जियम है, इत्यादि है। तो टूर ऑफ ड्यूटी का हमारे उसमें जो है सैनिकों पे थोड़ा
असल संचालन के उसमें आ सकता है। हर सरकार की व्यवस्था ये है कि हम 50% अगले 7 से 10 साल के अंदर सेना जो है वो अग्निवीर की होगी और बाकी उसमें रेगुलर आर्मी के जो है वो रहेंगे। तो 50% अगर ऐसे हैं जिनके पास में रैंक नहीं है और उनका अनुभव तमाम जो है हाई एल्टीट्यूड के -50 और +50 के उसमें जाने का है, तो वो जरूरी एक शंका जो है वो दिमाग में आती है। मैं समझता हूँ सैनिक नेतृत्व इस पर ध्यान दे रहा होगा और वो इसकी जरूर इसका कोई निकाल करेगा। तीसरी बात है, एक मिनट और दीजिए, उसके बाद में मैं वापस हो जाऊंगा। और इसमें ये है कि हमारे यहाँ पर जब कोई योजना बनाई जाती है तो इस वक्त में जो आंदोलन हो रहा है उसकी वजह यह है कि कोविड की वजह से पिछले 2 साल से ज्यादा में कोई भर्ती हुई नहीं है। तो ये एक आक्रोश का एक कारण हो सकता है। मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय ये है कि योजना अच्छी हो सकती है, उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो चरणबद्ध तरीके में किया जाए। धीरे धीरे हम सेना में इनकी अगर बढ़ोतरी करें और देखते हुए करें तो वो बहुत एक अच्छा कदम होगा, बजाय इसके कि हम सीधे उठा के जो है वो 5 साल में 50% सेना को जो है वो परिवर्तित कर दें। भविष्य युवाओं का है, तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्तियों का, युवाओं का है। सेना को तकनीकी व्यवस्था की बहुत जरूरत है। भविष्य के युद्ध दूसरी तरह से लड़े जाएंगे, तो परिवर्तन तो अवश्य भावी है, होंगे जरूर। एक समयबद्ध परिवर्तन हमेशा अच्छे होते हैं। ठीक है धनंजय ठाकुर जी, मैं देख रहा था कल कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जो बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद भी रखते हैं बड़ा, बीजेपी के नेता, और वो कह रहे थे कि भाई अग्निवीरों को टेंशन लेने की क्या जरूरत है, उन्हें तो रिटायर होने के बाद दूसरी जगह नौकरी मिलेगी। तो मैं अपने जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके मुताबिक बता दूं कि जो रिटायर होकर के आने वाले हमारे सेना के जवान हैं, बहुत कम परसेंटेज में राज्यों में उन्हें नौकरी दी जा रही है। परसेंटेज इतना कम है कि 2-2, 4-4% से ऊपर नहीं है। अब मुझे ये बताइए धनंजय जी कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑफिस में जो सिक्योरिटी गार्ड रहेगा हम उसमें भी उनको प्राथमिकता देंगे। तो जवानों की ये जो जवानों के रिटायर होकर के जो 30-30 साल अपनी नौकरी कर आते हैं, 20 साल नौकरी कर आते हैं, उनको लेकर एक मेंटेलिटी है कि वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, या तो बैंक का बनेगा या प्राइवेट कंपनी का बनेगा। और उसमें भी अब जब 4 साल बाद जो लोग आ जाएंगे तो उनको क्या वो इज्जत, क्या वो सम्मान मिल पाएगा समाज में? देखिए पिलास जी, आपने जो बातें कही है वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। वो इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को भूल जाते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे युवाओं का अपमान हो रहा है। वो कहते हैं कि अग्निवीर अगर 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे तो उनको भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जा सकती है, चौकीदार रखा जा सकता है। यही तो सच है कि इस योजना के माध्यम से आखिर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। हमारे वो लाखों युवा जो सेना में जाना चाहते हैं, सेना के माध्यम से भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, पूर्णकालिक सैनिक बनना चाहते हैं, उनके लिए भाजपा के नेताओं के पास क्या सोच है। उनको रिटायरमेंट के बाद चौकीदार बनने की बात करते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, मुझे अभी एक केंद्रीय मंत्री है कृष्ण कुमार जी को, उनका मैं वो देख रहा था, वो कहते हैं कि अग्निपथ में जो युवा शामिल होंगे उनको वो बाल काटना सिखाएंगे, कपड़ा धोना सिखाएंगे, उनको ड्राइविंग कराना सिखाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके पास जो युवा है, जो अग्निपथ के माध्यम से जिसको लेकर भाजपा लगातार बात कर रही है, उसके पास कोई इनके पास प्लान नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उन युवाओं को अपमानित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ा दुखद स्थिति अभिलाष जी, नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक जितनी भी योजनाएं बनाई है, चाहे किसानों के लिए योजना बनाई गई, उसके खिलाफ किसान सड़क पर उतर के खड़े हुए। भाजपा नेता कहने लग गए कांग्रेस भड़का रही है, कांग्रेस भरमा रही है। आज अग्निपथ को लेकर जो युवा जो सड़कों पर उतरे हैं उसपे भी यही बात बयानबाजी करके नाकामी को छुपा रहे हैं। सच्चाई यह है तो भाजपा के पूर्व सांसद और विधायक हैं कर्नल सोनाराम चौधरी जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि योजना ना तो देश के हित में है ना युवाओं के हित में है, इनके ही ब्रिगेडियर है। उन्होंने इस बात को भी इंकार कर दिया है। आप कांग्रेस पर आरोप लगाकर युवाओं के जो आक्रोश उसे बच नहीं सकते हैं। आपको शाश्वत और सार्थक जवाब देना पड़ेगा। क्या आप उसको चौकीदार बनाना चाहते हैं या भारत माता की सेवा करने के लिए सेना में पूर्णकालिक अवसर देना चाहते हैं? ठीक है, रजनीश जी के पास आता हूं। ठीक है रजनीश जी, मुझे यह बताइए कि चाहे वो किसानों को लेकर के 3 कानून हो या फिर अग्निवीर जैसी योजना हो या नोटबंदी जैसी चीजें हो, ये अचानक से इतनी बड़े बड़े फैसले एकदम से लागू करने का ये शगल कहां से है? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी मैच्योर सरकार है जिसको हम बहुत मैच्योर मानते हैं, वो अपनी गलतियों से सीख कब लेगी? सर, इस पूरी योजना को लेकर के हर कोई ये कह रहा है, आप भी अपने दिल में जानते हैं कि एकदम से धमाका किया गया। आप जिस तरह से हमारे परिहार साहब कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा लोगों को इंडल्ज करते
योजना के बारे में समझाते। जो अब हंगामा हो गया, देश में आग लग गई, तब फिर कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है इसमें यह सुधार कर देते हैं, ठीक है वो वाला भी ठीक कह रहे हैं आप, उसको भी ठीक कर देंगे। तो ये आदतें कब छोड़ेगी सरकार? और क्या आपको लगता नहीं कि इतने बड़े फैसलों पर कम से कम जनता के हित को, जनता के एक राय कर लिया जाए? युवाओं को लेकर, बेरोजगार को लेकर क्या स्थिति है, क्या इसका आकलन नहीं था बीजेपी सरकार को? एकदम से इतना बड़ा फैसला सीधा ला करके जनता पर थोप देना, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को भी होता है और फिर देश को भी भुगतना पड़ता है। अभिलाष जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया है जी कि एक ही बार में फैसला हो जा रहा है, अभी हमारे तमाम सेना के जो प्रमुख अधिकारी उन्होंने कहा है 2 साल के बाद सोच समझ करके लाया गया कदम। रही बात, यदि पिछले 8 सालों से देखें तो कांग्रेस और इनके डीएनए वाले जितने लोग हैं किस फैसले का समर्थन किए हैं, तो चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कृषि कानून की जो बात कर रहे हैं, वो तो संसद में पास हुआ था ना। संसद में पास होने के बाद इन्होंने क्या किया? तो इनको विश्वास कहाँ है? और रही बात, यदि आपको देश अब बहुत 70 साल इंतजार कर चुका है विलास जी, ऐसी योजनाओं को आप जैसा ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बड़ा तत्कालिक लाया गया, आप क्या देश भर में इसको जनमत बनाने के लिए कर सकते हैं? कितने साल लगेंगे? क्या सरकार ऐसी योजनाओं को आने देंगी? रही बात कमी की, परिहार जी ने कहा और जो भी हमारे एक्सपर्ट के हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा तैयार रहते हैं। और मैंने कहा ना रजनीश जी एक छोटा सा सवाल है, देखिए 3-4 दिनों के अंदर आपने तीन चार चीजों को एडजस्ट किया ना। रजनीश जी मेरी बात सुनिए, रजनीश जी जब ये फैसला आया और इस पर विरोध हुआ तो 3-4 दिनों के अंदर ही आपने 4-5 बड़ी आशंकाएं जो थी युवाओं की, उन्हें दूर करने की कोशिश की ना, उसमें बदलाव ला करके। ये 4-5 दिन पहले भी हो सकता था, लाने के पहले इस ड्राफ्ट को पब्लिक कर दिया जाता, ऑब्जेक्शन मंगा लिए जाते, कह देते 15 दिन दे रहे हैं साहब, कोई आपत्ति तो बता दीजिए। आप लोग ही तय कर लेते कि हाँ यार ये 4 चीजें जायज लग रही, इसको ठीक कर लेते हैं। ये हर बार एकदम अभिलाष जी एकदम से लाकर फैसला देना, इससे आपको लगता नहीं नुकसान हो रहा है ज्यादा? अभिलाष जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, 140 करोड़ के देश में ये सामान्य काम नहीं लगता है कि हम इसमें आपत्ति लगा लें। एक भर्ती निकलती है 10 लोगों की, उसमें आपत्ति मंगाया जाता है, साल भर लग जाता है। एक छोटा सा पद का यदि स्टाफ का निकले तो इस देश में कोई कानून के बारे में, कोई ऐसी योजना के बारे में जो आने वाले समय के लिए इस देश के लिए एक नजीर बनेगा। और ये कांग्रेस वाले जो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या ये सरकार क्या बनाएगी, आप सैनिकों को जो अपमानित करने का लगातार काम किया और किए हैं। माननीय मोदी जी ने उनको 1 रैंक 1 पेंशन दिया, पीडीएस दिया, ठीक है, उनकी रक्षा सामग्रियों को, उनकी रक्षा जरूरतों को ठीक है पूरा किया और पूरा लगातार कर रहे हैं। तो ये बस तो बात करना। अच्छा रजनीश जी, कैलाश जी का ये जो बयान है एक बार सुना देता हूं आपको, और फिर मैं आपको जरा कैलाश विजयवर्गीय जी का मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा वो बयान जरा सुना दें। एक बार ये बयान सुन लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा था, महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव। जरा मेरे पीसीआर से दरख्वास्त है, कैलाश जी का बयान अगर आप सुना सके तो जरा सुना दीजिए। अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। रजनीश जी आप इत्तेफाक रखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाए अग्निवीरों को? ये ठीक बयान था? अभिलाष जी देखिए, ये बात जो उन्होंने कहा है कि यदि वो रहना चाहते हैं तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं उनको चौकीदार बनाऊंगा। यदि वो रहना चाहते हैं तो क्या अभी जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी जो आते हैं वो बैंक में नहीं जाते, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करते, कोई हॉस्पिटल में काम नहीं करते, सब जगह कर रहे हैं और स्वाभिमान के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये कहा है यदि चाहते हैं तो इसमें कहा तो ऐसी बात आ गई कि हम भारतीय जनता पार्टी की उसको। परिहार साहब बस अंतिम में 10-20 सेकंड है, लास्ट कमेंट लूंगा, परिहार साहब का वक्त कम है। परिहार साहब मुझे ये बताइए, अग्निवीर योजना आपको लगता है कि इसमें कुछ और संशोधनों की जरूरत है, या आपको लगता है जो जितना संशोधन होना था हो गया और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, या लगता है कि नहीं सरकार को और विचार करना चाहिए, जिस प्रारूप में अभी है वो ठीक नहीं है? बिल्कुल, मैं इस बात को बार बार आपकी चैनल से राष्ट्रीय स्तर पर ही बता रहा हूं, समीक्षा की बहुत इसमें जरूरत है। इसमें कई ऐसे ऑपरेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको हमें ध्यान से देना बहुत जरूरी है और समीक्षा आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल,
जो ऑपरेशन इशू की बात की परिहार साहब ने, बहुत सिंपल में समझ लीजिए कि एक अगर कोई व्यक्ति सीधे सेना में भर्ती होता है और दूसरा अग्निवीर बना 4 साल, वो अच्छा टॉपर रहा, उसको 25% में सेना में रख लिया गया, तो उसे शुरू से 0 से शुरू करना होगा। यानी कि 4 साल का उसका अनुभव, और जिस व्यक्ति ने नॉर्मली शुरू किया था वो आगे बढ़ जाएगा। अग्निवीर का वो 4 साल का अनुभव वहां पर 0 हो जाएगा और प्रमोशन की लिस्ट में वो पीछे रह जाएगा। तो ऐसी योजना जो सेना के अंदर ही अनुभवी लोगों में और नए लोगों में विरोधाभास पैदा करती है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशनल इशू हैं जिसे लेकर के परिहार साहब इशारा कर रहे हैं। पर हाँ, जरूर बात यह सही है कि देश को युवा आर्मी की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत है, पर उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब कोई ऐसी योजना लाई जाए तो वो ईगो का इशू ना हो, उससे पहले जनता के बीच में लाकर उनका भी उस पर मंथन किया जाना चाहिए, फीडबैक लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर जी, रजनीश सिंह जी और जेके परिहार साहब, आपका हमारे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।